आज का हमारा टॉपिक है संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले आप लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। मौलिक अधिकार पढ़ते समय आपको पता चला कि वाक और अभिव्यक्ति से लेकर के और अपने धर्म को मानने तक की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। एक व्यक्ति के विकास के लिए, राजनैतिक सामाजिक विकास के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो मौलिक अधिकारों में दिए गए हैं। लेकिन क्या आपको मौलिक अधिकार पढ़ते समय कभी भी ये लगा कि एक व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक विकास क्या वास्तव में उन मौलिक अधिकारों से हो सकता है जो भाग 3 में दिए गए हैं? जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। तो जो बुनियादी अधिकार एक मनुष्य के पास होने चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, 2 चीजें उसमें और जोड़ी जानी चाहिए, चिकित्सा और शिक्षा। क्या इनका अभाव मौलिक अधिकार में खटकने वाला नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि हमें आज ये ज्ञान मिला। संविधान सभा में भारत के सबसे बेहतर लोग शामिल थे और निश्चित तौर पर इन सब चीजों के ऊपर भी चर्चाएं हुई। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव का कहना था कि हमें मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांट देना चाहिए, पार्ट ए, पार्ट बी। एक भाग में वो मौलिक अधिकार रखने चाहिए जो राज्य के विरुद्ध गारंटी दे, जिनका उल्लंघन ना किया जा सके, जिनको सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी हो। लेकिन एक और पार्ट बनाया जाए जहां पर कुछ ऐसी बातें रखी जाएं जिन्हें राज्य के इच्छा पर छोड़ा जाए, राज्य के संसाधनों पर छोड़ा जाए कि जब राज्य ऐसा करने में सक्षम हो तब वो करें। तो संविधान का भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाना जाता है, आप मान लीजिए एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का दूसरा रूप है। अंतर बस ये है कि मौलिक अधिकार कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, लेकिन भाग 4 को आप न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते। संविधान सभा में इस पर भी चर्चा हुई थी और आज भी ये प्रश्न उठाया जाता है कि यदि आप भाग 4 को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते तो फिर सरकारें या राज्य इसको क्यों लागू करेंगे? तो इसका जो जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने तब दिया था वही जवाब आज भी प्रासंगिक है, जनमत। लोकतंत्र में जनमत बहुत महत्वपूर्ण होता है और जनमत की अभिव्यक्ति मतदान के माध्यम से होती है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो जब आपके पास कोई आता है वोट मांगने के लिए कि आप मुझे अपना बहुमूल्य वोट दें, बहुमूल्य, तो क्या बदले में आप कुछ मांगते हैं उससे? आप उसको कहते हैं कि मेरे नाम एक पेट्रोल पंप कर दो, मुझे एक रसोई गैस की एजेंसी दिलवा दो या मुझे कोई ठेका दिलवा दो? नहीं। आप बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं कि सड़क अच्छी नहीं है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है, आसपास के इलाके में शिक्षा व्यवस्था, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, पैथोलॉजी लैब नहीं है, रोजगार के साधनों का अभाव है, लोगों को दूर क्षेत्रों में जाना पड़ता है। आप बहुत ही बुनियादी बातें उठाते हैं, वही रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा, और आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि अच्छा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कुछ होते हैं। हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति नया चुनाव लड़ रहा हो तो उसको भी ना पता हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसा भी कुछ होता है। तो जब एक व्यक्ति चुनाव जीतता है, वो सांसद बनता है, विधायक बनता है और वो संसद और विधानमंडलों में जाकर के अपने क्षेत्र की जनता के लिए आवाज उठाता है कि मेरे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं,
और मेरे ही क्षेत्र में है, बगल वाले में नहीं है मान लीजिए, तो क्या कुछ विशेष योजना बनाई जा सकती है? तो आप समझिए कि भारत सरकार के जितने भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहे हैं या फिर मनरेगा जैसी योजनाएं चल रही हैं, कभी कभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, विवेकाधीन कोष होता है, किसी अपंग बच्चे के इलाज के लिए या किसी बिटिया की शादी तक के लिए अनुदान मिल जाता है। आखिर इन सबका आधार क्या है? इन सबका आधार है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, निदेशक तत्व। मूल उद्देश्य किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये होना चाहिए कि कैसे एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट किया जाए, कैसे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। तो अब जरा संक्षेप में आ जाते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए रिवीजन प्रोग्राम है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक है। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, एक ऐसा राज्य बनाना जिसमें लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। तो उसमें राज्य की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में राज्य की क्या भूमिका हो, राज्य को क्या क्या करना चाहिए, ये सब भाग 4 में बताया गया। इसको हम मौलिक अधिकारों की तरह ही आर्टिकल वाइज देखेंगे। बहुत जरूरी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल आपको एक क्रम में याद हो, न्यूनतम शब्दों में याद हो। तो आर्टिकल 36 जहां से शुरुआत होती है डीपीएसपी की, राज्य शब्द की परिभाषा देता है। और राज्य शब्द की परिभाषा वही देता है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में है। तो वो मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं। तो आप यहां पर याद रखिए कि आर्टिकल 36 राज्य शब्द की वही परिभाषा है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में है। इसके बाद आर्टिकल 37 है जो कि निदेशक तत्वों को गैर न्यायोचित घोषित करता है कि निदेशक तत्व हैं, लेकिन आप इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। आपको ध्यान आता है कि भारतीय संविधान में कुछ और भी है जो बहुत अहम है, लेकिन वो भी गैर न्यायोचित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वो भी न्यायालय के द्वारा तो गैर न्यायोचित है। तो आर्टिकल 36 और 37 जो है वो राज्य शब्द की परिभाषा और गैर न्यायोचित, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में 1 मिनट का समय लग सकता है, उसके बाद हम और तेजी से पढ़ जाएंगे। आर्टिकल 38 ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। तो इस एक आर्टिकल में बहुत सारे बातें हैं। जब आपके पास कोई ऐसा आर्टिकल आ जाए जिसमें लंबी चौड़ी बातें हों या फिर लॉ में कोई बड़ी परिभाषा आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके एलिमेंट निकालते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं इसका। तो राज्य को निर्देश है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम इसके एलिमेंट निकालना चाहें तो एक एलिमेंट है लोक कल्याण। अब ये दो बातें तो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की शुरुआत में ही पता चल जाती हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके लिए निर्देश है, राज्य के लिए। नंबर 2, मकसद क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, अभिवृद्धि का मतलब बढ़ावा देना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आपने प्रस्तावना में भी पढ़ा था और वहां पर मैंने भी एक छोटी सी वीडियो उसके ऊपर बनाई थी। उसमें आपको मैंने अर्थ समझाए थे कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है। तो यहाँ पर इसके अर्थ में हम नहीं जाएंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। किस तरह का सोशल ऑर्डर, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, इस तरह की जिसमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता ना हो। आय की असमानता,
एक व्यक्ति की दैनिक आय हो सकता है 100 रुपए ही हो, वहीं दूसरा व्यक्ति प्रति सेकंड 100 रुपए कमा रहा है। तो जो आय की असमानता है उसको दूर करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। प्रतिष्ठा अपने आप में सामान्य शब्द नहीं है, इसके साथ बहुत सारे सामाजिक आर्थिक एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। सुविधाएं और जो अवसर हैं उनकी असमानता। आपके पास एक टॉपिक होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय की बहुत बात की जाती है। तो सामाजिक न्याय इन सबसे जुड़ा हुआ है। अवसरों की असमानता को समाप्त करिए, आय और प्रतिष्ठा और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करिए। सामाजिक न्याय के रास्ते में सब चीजें बहुत बड़ी रोड़े हैं। तो 38 अगर आता है एग्जाम में, कई बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बड़ा सीधा सा प्रश्न आता है, खासतौर पर यूपीएससी में। वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या, वो 3-4 लाइनें लिख देते हैं और वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि इन तीनों में से कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, या फिर सिर्फ इतना कि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ट्रू या फॉल्स। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होता है शब्दों को, इसलिए मैंने बोला कि इसका ब्रेकअप करके पढ़िए, इन शब्दों को मार्क करके पढ़िए कि ये चीजें 38 में है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए मैं एक सलाह देता हूं कि जो बेयर एक्ट होता है, जिसमें संविधान एक क्रम में लिखा रहता है और जैसा है वैसा लिखा रहता है, बिना उसमें टीका टिप्पणी किए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 38 से लेकर के 51 तक को आप चाहें तो एक बार बेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हैं। उसमें एक एक शब्द क्लियर हो जाएगा। और इस सीरीज के बाद जब कभी मैं डिटेल वीडियो डालना शुरू करूंगा तो उसमें मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बेयर एक्ट को सामने रख करके समझाऊंगा। इसके बाद आप देखिए आर्टिकल 39, जिसमें 5 या 6 पॉइंट हैं, A, B, C, D, E, F। तो आपको देखना होगा 38 में सामान्य निर्देश दिए गए हैं, 39 उन्हीं को थोड़ा सा और ओपन कर देता है। आप ये मान करके चलिए कि 38 और 39 में जो जन कल्याण के लिए निर्देश दिए गए हैं, 40 से लेकर के 51 तक फिर वो आगे खुलते चले जाते हैं। इन्हीं को प्राप्त करने के लिए आगे उपाय किए गए। तो 39 में देखिए, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समवितरण। अब इसको समझिए, सामूहिक हित, भौतिक संसाधन, समवितरण। समुदाय के भौतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं? समुदाय के भौतिक संसाधन से मतलब है, यहां पर समुदाय से मतलब आप मान लीजिए राष्ट्र। तो भारत राष्ट्र के पास जो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थ, ये सब भौतिक संसाधन है। अर्थव्यवस्था में आप इनके बारे में पढ़ चुके होंगे। इन भौतिक संसाधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए जिससे कि सामूहिक हित, किसी 2-4 व्यक्तियों का लाभ ना हो, इसका अधिकतम लोगों को लाभ मिले। साथ ही साथ कैसे मिलेगा? जब समवितरण, जब इन भौतिक संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सरकार की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे कि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके, न कि थोड़े से लोगों को। थर्ड पॉइंट, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। देखिए, जो सामूहिक हित है, भौतिक संसाधन है, संवितरण है, तीसरा पॉइंट उसी को और क्लियर कर रहा है। धन, मनी, उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन भौतिक संसाधनों के साथ जोड़ दीजिए। अगर सिर्फ भौतिक संसाधनों का संवितरण होगा लेकिन मनी और उत्पादन के साधनों पर एक वर्ग विशेष या कुछ ही लोगों का नियंत्रण होगा, तो फिर वो संवितरण हो ही नहीं पाएगा। 1990 से पहले, यानी कि भारत में जो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उससे पहले का अगर आप इतिहास देखेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सामने रख करके उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा विरोधाभास नजर आएगा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि भौतिक संसाधनों का संवितरण,
धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोका जाए। और आप आंकड़े निकाल करके देखेंगे तो सारी पॉलिसीज, पूरा बैंकिंग सिस्टम गिने चुने लोगों के हाथों में, हर चीज सरकार तय कर रही थी। डी, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण। कर्मकार से यहाँ पर मतलब है चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले वर्कमैन हो। बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर। तो ये आपको आर्टिकल 39 बहुत महत्वपूर्ण है। वो पांचों पॉइंट लिख सकता है एग्जाम में और पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा एक 39 का विषय नहीं है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का विषय नहीं है। एक और कार्य आप लोग ठीक से करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में समय समय पर अमेंडमेंट हुए हैं, तो कौन कौन से नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको आप जरूर चेक करें। इसके बाद आर्टिकल 39 समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, 39A। इसका एक अगला लेवल ये भी हो सकता है कि इन सबके लिए सरकारों ने क्या क्या किया है। क्या गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता के लिए कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल प्रावधान है। तो 39A, और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पर भी ये कैपिटल A आ जाएगा किसी पार्ट के साथ, किसी आर्टिकल के साथ, इसका मतलब कि एक अमेंडमेंट नंबर जरूर होगा। तो अमेंडमेंट नंबर आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। लेक्चर के लास्ट में हम लोग जितने भी नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए हैं उन पर, उनके अमेंडमेंट नंबर पर एक नजर मार लेंगे। 39 के बाद हमारे पास आर्टिकल 40 आता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। और आज हम जानते हैं कि 73rd अमेंडमेंट हुआ, 74th अमेंडमेंट हुआ, और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था ग्राम पंचायतों का संगठन, इसको हमने संवैधानिक तौर पर भारतीय संविधान के एक भाग के तौर पर स्थापित किया और उसमें महिलाओं की 50% भागीदारी से लेकर के अन्य वर्गों की भागीदारी तक। तो लगातार सरकार उस दिशा में प्रयासरत है। यानी कुछ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छे से काम हो रहा है। आर्टिकल 41 कुछ विशेष स्थितियों में लोक सहायता पाने का अधिकार। वो स्थितियां कौन सी हैं? लोक सहायता का मतलब तो आप समझते हैं, लोक सहायता का मतलब है साधारण भाषा में सरकारी सहायता। काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में, ये वो कंडीशंस हैं जहां पर आपको सरकार की मदद पाने का अधिकार है। सरकार को इन विशेष परिस्थितियों में आगे बढ़कर के काम करना चाहिए। तो क्या सरकार कुछ ऐसा करती है? मनरेगा योजना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिससे कि वो बच्चे या वो वर्ग जो आर्थिक कारणों से शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, मिड डे मील है, वो शिक्षा प्राप्त कर सके। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, क्या इसके लिए लोक सहायता है? बिल्कुल। आप देखिए कि जो हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रत्येक राज्य में अलग अलग, जैसे 108 सेवा चल रही है, एम्बुलेंस सेवा चल रही है, ओल्ड एज पेंशन चल रही है, सरकारी हॉस्पिटल्स में लोगों का इलाज है, आयुष्मान योजना है। आज अगर भारत में सरकारी हॉस्पिटल्स को लेकर के लोगों को बड़ा अलग सा ओपिनियन रहता है, बट आज अगर वो काम करना बंद कर दें तो हाहाकार मच जाएगा। तो काम पाने से लेकर के और ओल्ड एज पेंशन पाने से लेकर के, कुछ राज्यों में बेरोजगारी भत्ता, बीमारी की स्थिति में निःशुल्क इलाज, ये सब चीजें कैसे संभव हो पा रही हैं? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी निर्देश देता है, भाग 4 निर्देश देता है कि आपको इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। तो न्याय संगत दशाएं, मानवोचित दशाएं, प्रसूति सहायता। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, वो अपने यहाँ पर उचित सुविधाएं दें। वो इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हाइजेनिक सुविधाएं हों,
अगर आपके यहाँ महिलाएं काम करती हैं, उनके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके क्रैच जैसी व्यवस्था हो, या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए विशेष प्रावधान हो। अगर आप फैक्ट्री एक्ट को देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह के कई प्रावधान किए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जानवरों की तरह एक कमरे में आपने 50 लोगों को बैठा दिया और कहा कि चलो भाई काम करो, है ना। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं, मनुष्य जिस रूप में काम करना चाहता है, ठीक ऐसे। इसके बाद आप देखिए आर्टिकल 43, सभी कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। अगेन, जो भी लोग किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं, आपके यहाँ काम करते हैं, उनको इतनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा जीवन जी सके। सिर्फ अच्छा जीवन ही नहीं जी सके, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्वों को भी पूर्ण कर सकें। और आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में सामाजिक सांस्कृतिक दायित्व यूरोप के मुकाबले तो ज्यादा ही। तो क्या निर्वाह मजदूरी के लिए कोई कानून है? मिनिमम वेज एक्ट बना हुआ है कि इतनी न्यूनतम मजदूरी आपको जरूर चाहिए। 43 में फिर अमेंडमेंट करके एक और चीज जोड़ी गई, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉय है, वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले। तो इसका एक उपाय होता है कि भाई उद्योग आपका ही है। तो पुराने जमाने के उद्योगपति जब अपने वर्कमैन को बोलते थे कि ये तुम्हारी ही कंपनी है, वो बेचारा मान लेता था तुम्हारी ही कंपनी है और जी जान से लगा रहता था, मिलता कुछ नहीं था। लेकिन आज के दौर में तो उद्योग अपने कर्मकारों को शेयर्स ऑफर करते हैं। मुझे बताया किसी ने कि ये एक ऐसी चीज है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना और कर्मचारियों को शेयर होल्डर्स बनाना, खासतौर पर सरकारी कंपनियों में, कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने ये चीज सरकार से सीखी कि भाई कर्मचारियों का इस तरीके से भी उद्योगों के प्रबंध में हिस्सेदारी बढ़ेगी और वो वास्तव में फैक्ट्री को अपना मानेगी। 43 के बाद 44, आर्टिकल 44 इतना महत्वपूर्ण है कि उसके ऊपर अलग से निश्चित तौर पर एक वीडियो बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, संविधान सभा से लेकर के आज तक ये एक डिबेट का हिस्सा रहा है। इसके अपने पक्ष विपक्ष हैं। तो संविधान निर्देश देता है राज्य को कि वो समान नागरिक संहिता के लिए प्रावधान करे। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने भी इस तरह की बातें कही हैं कि राज्य को इस विषय पर सोचना चाहिए। हिंदुस्तान में 2 राज्य, गोवा जहां पर प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, पुर्तगालियों के समय से, और हाल ही में उत्तराखंड राज्य में मार्च के महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, डिबेट जरूर है, बहस जरूर है। तो आर्टिकल 44 बहुत पूछा गया है कि अनुच्छेद 44 का विषय क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 में शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए थे कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। इसी यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था और 21A में प्राथमिक शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 46 जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने के लिए, सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा के लिए उपाय करने के लिए कहता है। राज्य को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो खास तौर पर समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दे और सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी सुरक्षा करे। 47, एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ राष्ट्र के लिए आवश्यक है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो वो चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, नशीली दवाएं, मदिरा,
उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, आर्टिकल 47। साथ ही साथ आर्टिकल 48 गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को निर्देश देता है। 48 साथ ही साथ ये भी कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने के लिए उपाय किए जाए। 48A पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने की बात करता है। मूल कर्तव्य भी है पर्यावरण का संरक्षण और इस तरह की चीजें, तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों चीजें साथ साथ लिख दी जाए। 48A साथ में लिख दिया गया और जो मूल कर्तव्य में पर्यावरण वाला पॉइंट है वो साथ में लिख दिया गया, और आपको बस ध्यान से पहचानना है कि कौन सा मूल कर्तव्य है, कौन सा निर्देशक तत्व है। 49 जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व है, चाहे वो स्मारक हो, स्थान हो, कोई वस्तु हो, उसका संरक्षण करना, आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 एक सामान्य निर्देश है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। आधुनिक लोकतंत्र में यह अनिवार्य है। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की विदेश नीति का एक पॉइंट है आर्टिकल 51। भारत की नीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जो संधियां हुई हैं देशों के बीच में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच में, उनका सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन वॉर में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? ये युद्ध का समय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के माध्यम से निपटाए जाए। ये आर्टिकल 51 का संदेश है। तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आपको न्यूनतम इस प्रकार से पता होने चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा में आप फेल नहीं। अंत में देख लेते हैं नए निर्देशक तत्व। 42nd अमेंडमेंट जो था उसने निर्देशक तत्वों की सूची में कुछ नए तत्व जोड़े। आर्टिकल 39 में एक पॉइंट जोड़ा, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना। स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ इसलिए कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके या उनके परिवार का पेट भर सके, ऐसे कार्य ना करने पड़े जो उनकी एज के अनुकूल नहीं है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित कर जाएंगे। दूसरा, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए 39A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना 43A। अभी हमने ये सारे आर्टिकल देखे हैं, यहां पर हम अमेंडमेंट देखें। पर्यावरण और जो वाइल्ड लाइफ है उसका संरक्षण। 44th अमेंडमेंट 1978 उसने आर्टिकल 38 में आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करना जोड़ा। 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 45 में चेंज किया गया क्योंकि प्राथमिक शिक्षा को आर्टिकल 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 6 वर्ष की आयु तक जब निर्देशक तत्व कहता है कि आप 6 वर्ष की आयु तक बच्चों को पोषण दें, शिक्षा दें, देखभाल करें, तो क्या इसके लिए कोई उपाय है? तो आप आंगनबाड़ी कार्यक्रम देख लीजिए। आपको सरकारी योजनाएं और सरकारी कार्यक्रमों की भरमार मिलेगी जो निर्देशक तत्वों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं।
आप इस पर प्रश्न नहीं उठा सकते कि योजनाओं की कमी है या धन का अभाव है। आप उनके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके या उसमें जो भ्रष्टाचार है उस पर प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि योजनाएं नहीं हैं। और भ्रष्टाचार को लेकर के आप जब भी सरकारों को कोसे तो एक बार स्वयं अपनी तरफ भी देख लिया करिए। नाइन्टी-सेवेंथ अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 43B सहकारी समितियों के गठन, संचालन और प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो अगर आप देखें कि कौन कौन से अमेंडमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं, तो 42, 44, 86, 97 ये वो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जिनके द्वारा नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों को याद रखिए, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था न्यूनतम शब्दों में, ठीक उसी प्रकार से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी विद अमेंडमेंट न्यूनतम शब्दों में याद रखिए।